सो यू कैन वॉलंटियर। आप अपने टॉपिक बिल्कुल ग्रुप में पहले से ही बता दो। यू ऑल नो कि एवरी संडे 10 to 11 क्लास का टाइम है। और जो पहले वॉलंटियर करेगा ग्रुप में, इसलिए ताकि सबको वो टॉपिक और वो भी, किस कई दफा अगर मैं देर से भी ग्रुप देख रही हूँ तो सबको वो टॉपिक पता होता है और वो सब तैयार कर लेते हैं। और फिर और जो सबसे पहले वॉलंटियर करेगा, वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो काम होता है। सो जो सबसे पहले वॉलंटियर करेगा वो उसको ही टर्न सबसे पहले मिल जाएगी। सबकी बारी जाएगी। जो वॉलंटियर किया होगा 1 2 3 करके हम एक एक क्लास में करके कवर कर लेंगे। बट ये है कि आप अपने टॉपिक्स खुद भी बताओ। इफ यू वांट टू डू बिट मोर अबाउट सब फर्टिलिटी, हम वो फिर कंटिन्यू कर लेंगे। किसी ने बहुत पहले मुझे ये भी कहा था कि सिर्फ गायनी के डीडी की क्लास भी कर लें। इफ यू ऑल वांट देन अगेन मुझे दोबारा से शेयर करो, क्योंकि मुझे होता है कि जितने मैक्सिमम लोगों को फायदा हो वो चीज हम ज्यादा कर लें। सो इस तरीके से हम चलेंगे। चलो, आज मुझे वही बात है कि देखो, पर्सनल मैसेजेस आई आई कीप ऑन मिसिंग पर्सनल मैसेजेस। ग्रुप की बातें मिस नहीं होती। सो इट्स बेटर कि आप ग्रुप में ही मैसेज कर दिया करो। सो ऑप्स मैंने आप लोगों के कहने पे ही टॉपिक रखा, बिकॉज ऑप्स पे हम पता नहीं क्यों कम डिस्कशन करते हैं। हालांकि ऑप्स शायद गायनी से ज्यादा मुश्किल है, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि ऑप्स इज अनलिमिटेड। ऑप्स का हर पेशेंट दूसरे से अलग है। ऑप्स की मैनेजमेंट डिस्कस और जस्टिफाई करने वाली होती है। गायनी की मैनेजमेंट फिर भी आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सुनते ही समझ में आ जाता है कि आपने इस पेशेंट को मैनेज क्या करना है। लेकिन जो ऑप्स की मैनेजमेंट है वो बहुत सारी चीजों में आपको जस्टिफाई करनी होती है। सो वी शुड, यस, जिसने भी मुझे मैसेज किया, वी शुड डिस्कस अबाउट ऑब्स मोर इन आवर क्लास। तो वो बिल्कुल हम करेंगे कवर, ठीक है। सो आज अनश्योर ऑफ डेट्स कहा था किसी ने, बट अनश्योर ऑफ डेट्स की बात यह है कि उसकी क्लास पहले ही मैं ले भी चुकी हूँ। मेरे चैनल के ऊपर अपलोड भी हुई हुई है। हाउएवर वही बात है कि हर क्लास दूसरे से डिफरेंट है। इफ यू हैव अ केस एंड यू आर वॉलंटियरिंग, देन यस, आई कैन गो अहेड विद दैट केस इन स्पेसिफिक, क्योंकि वही बात है, इंश्योर अपडेट्स के साथ बहुत सारी और चीजें अटैच्ड होंगी। लेकिन आई थिंक लेट्स कवर समथिंग लाइक लार्ज फॉर डेट्स या मैक्रोसोमिया। ठीक है, तो हम वो कवर कर लेंगे। किसी ने वॉलंटियर करना है? दैट पेशेंट इज ग्रेविडा 3 para 2 with previous 2 cesarean section, and she is here according to the patient and her dates. She is at 32 weeks of gestation, and but on examination her fundal height is 36 centimeters. And how will you manage? कौन इसके फोकस्ड पॉइंट्स बोलना चाहेगा हिस्ट्री के? मिलके कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कोई हिस्ट्री पे कर ले, कोई एग्जामिनेशन का कर ले, वो सारा कुछ। बड़ा बेसिक सा सिनेरियो मैंने दिया है। कोई भी नहीं आया वॉलंटियर करने को तैयार आज? मैम। हाँ जी। हेलो। जी मैम। हाँ जी, आप करोगे? आई थिंक समवन हैज कम फॉर द रेस्क्यू। टू बिगिन विद, लेट्स सी, मिलके करते हैं, ठीक है। तो जी सॉरी डॉक्टर। हाँ जी, सो वी कैन स्टार्ट। आप थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट्स कवर करो। मैंने बिल्कुल इनकम्प्लीट सा बेसिक सा सिनेरियो दिया है, तो आप मैम स्टार्ट अकॉर्डिंग करो टू एंड इज डू इट टुगेदर। 32 वीक्स एंड हाइट ऑफ फंडस जो है वो हमें 36 वीक्स मिल 36 रहा वीक्स है, एंड शी है। इज जी मैम। ग्रेविटा 3 para 2 विद प्रीवियस 2 cesarean section। जी जी मैडम। जी। मैडम, आफ्टर reading the scenario and after introduction to the patient and confirming the details, and I will ask her for her last menstrual period, regularity of the cycle, blood group of the patient, and as my patient is gravida 2 para 1, so I will take the history regarding her previous 2 cesarean section, any history of the what was the cause of her previous one at the cesarean time, and any macrosomic baby in the previous, and any history of the diabetes GDM in the previous pregnancies, and also any history of the irregular bleeding prior to this diagnosis of this pregnancy, any ovulation induction, any history of the diabetes mellitus, previously non-diabetes mellitus, and गुड। उसके अलावा मैडम वेरी गुड। सो fetal सो यू हैव movements or मेड अ लिटिल irregularity सॉर्ट ऑफ अ NT डीडी इन योर diagnosis. माइंड।
और वो डीडी आपकी हिस्ट्री से कुछ पता चल रही है। सो अगर मैडम हम इसकी हिस्ट्री को सॉर्ट आउट करें, जी बताएं। मैडम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के हम वो पॉलीहाइड्रोमिनोस ठीक है। हाइड्रोफंडस ज्यादा मिल रही है। स- आपने ब्लड अपने माइंड में इसका सिनेरियो सुन के क्या डीडी बनाया? मुझे पहले वो डीडी माइंड में बताओ क्या बनाया। मैम अनश्योर ऑफ डेट की वजह से मतलब पेशेंट अनश्योर है तो हो सकता है वो 36 वीक्स हो, उसको ओवरड्यू पहले से हुई हो लेकिन वो याद नहीं ठीक करी। है, उसके एक आपने कहा बाद अंश्योर, दूसरा डीडी। मैक्रोसोमिक पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है। मैडम और मोलार में रखती लेकिन इतनी ज्यादा मोलार नहीं चल पाती। ट्विन मोलर, प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी। प्रोनाउंसिएशन हर चीज की। मोलर नॉट मोलर, मोलर मोलर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी नहीं है। ओके, और मैम ट्विन प्रेगनेंसी। गुड, फाइब्रॉइड यूट्रस। वेरी गुड, फाइब्रॉइड, सिलेक्टेड और फाइब्रॉइड यूट्रस। वेरी एसोसिएटेड गुड मास। है। एसोसिएटेड एडिनेक्सियल मास। परफेक्ट, गुड, पेल्विक मास, ओके। फुल ब्लड। और मैम हाइड्रॉप्स फेटलिस। हाइड्रॉप्स। वेरी गुड। सो यस, अच्छा देखो, एक मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे आप लोग कह रहे थे कि गायनी के डीडी की क्लास करें, ऑप्स का भी डीडी एक है। एक टिप जो मैं अपनी कई क्लासेस में बताती हूँ, अब आते हैं हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है बिकॉज अब अगले एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो रही है। सो नए बैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप, और प्लीज इसको गौर से सुनो और इसको अप्लाई करो जब आप एक पेशेंट देखते हो। दिस टिप इज फॉर एग्जाम एज वेल एज योर प्रैक्टिकल लाइफ। यूल बी डूइंग क्लिनिक इंशाल्लाह इन फ्यूचर, इंडिपेंडेंट अभी भी करोगे, बट करोगे भी। और फिर आप वार्ड्स के इंचार्ज होगे, यूल बी डूइंग राउंड्स, और आपके डिसीजंस मैटर करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि वेन एवर यू अप्रोच अ पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम ऑल्सो, और आपने उसकी जैसे आपने पूछा कि किस मसले से आई हैं आप, राइट, यू नो आपका क्या, और पेशेंट ने दो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बोल दी। जैसे इसमें आपको बता दिया है कि बच्चा जो है वो वक्त से ज्यादा फंडल हाइट मेरी बढ़ रही है, या मुझे बताया गया है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ मेरी डेट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल। वहीं पे बिफोर गोइंग अहेड विद योर हिस्ट्री और योर मैनेजमेंट, आपका जो दिमाग है ना, उसमें प्रोग्रामिंग इस तरह स्टार्ट हो जानी चाहिए कि यू शुड स्टार्ट मेकिंग डीडी। दिस इज बोथ फॉर ऑब्स एंड गाइनी, क्योंकि आपने उसकी एक डीडी निकालनी है कि वजह क्या है इसकी लार्ज फॉर डेट्स की, या इसकी फंडल हाइट ज्यादा होने की, नंबर वन। नंबर टू ये कि इसका आपने ये जो है जाहिर है जब वजह पता चलेगी तो वो डायग्नोसिस होगा, और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है पेशेंट के ऊपर, कंसिडरिंग के अगर फंडल हाइट ज्यादा है तो उसका इफेक्ट पेशेंट के ऊपर, जैसे कि अभी इन्होंने बताया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या वो, तो वो क्या है। अब इसके अंदर जब पेशेंट आपको पता चला कि शी इज लार्ज फॉर डेट्स, तो आपके माइंड में जो डीडी की लिस्ट, दिस शुड बी इन योर फिंगर टिप्स। आपके फिंगर टिप्स पे जब तक ये चीज नहीं होगी, आप यू कैन नॉट गो अहेड विद योर एचओपीआई, राइट। आप उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। सो यू नीड टू नो इट एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट। आपको पता हो कि आपने क्या बात करनी है। डीडी वॉज ब्यूटिफुल। हमें जब भी, आई डोंट नो हर नेम क्योंकि नाम नहीं आ रहा, डॉक्टर मैम लिखा रहा डॉक्टर है, यास्मीन। हेरा, डॉक्टर यास्मीन। यास्मीन। सो डॉक्टर यास्मीन ने जो हमें डीडी की लिस्ट बताई है, इट इज कंप्लीट। अच्छा, अब इसके मुताबिक आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। अनश्योर ऑफ डेट्स के तो पीछे पड़ जब, यस, बिकॉज हो सकता है कि शी इज एक्चुअली एट 36 वीक्स और वो 32 वीक्स मिस्टेकनली हो। सो आप कहोगे कि आई वुड लाइक टू कंफर्म हर डेट्स। किस तरह से? एलएमपी कंफर्म करूंगी कि वो उसको सही तरह से याद थी कि नहीं। सेकेंडली, उसका अर्ली ट्राइमेस्टर कोई स्कैन मुझे मिल जाएगा, वो इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे ही आपने अर्ली ट्राइमेस्टर स्कैन की बात की, वहीं पे ट्विंस की भी बात कर लो कि हो सकता है उस वक्त ट्विंस आई हो उधर। देन टॉकिंग अबाउट मोलर हेयर, because again it's a very very rare thing to happen, however you can say कि ट्विन में मोलर भी हो सकता है। सो वो आपको अर्ली ट्राइमेस्टर से भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपने जिस तरह अच्छा, फिर पर थोड़ा सा डिटेल में बोलो ना कि अनश्योर ऑफ डेट्स है तो उससे मैं एलएमपी पूछूंगी, उससे मैं ये पूछूंगी। अच्छा, एंड देन अबाउट पॉली एंड मैक्रो, वो आपने डायबिटीज की हिस्ट्री लेने की कोशिश की। उसमें पहले तो डायरेक्टली बोलो कि इफ शी इज हैविंग एनी, उसके नोन केस ऑफ डायबिटीज है, या कोई उसको उसके अभी डिरेंज शुगर लेवल्स आ रहे हैं, या वो सारा कुछ, और के क्या स्कैन, अर्लीस्ट स्कैन पे अभी, रिसेंट स्कैन पे सॉरी, कोई इंक्रीज लाइकर या उस तरह की हिस्ट्री तो नहीं है। और फिर उसके बाद यह से कि ड्यूरिंग हर अल्ट्रासाउंड में भी रिसेंट स्कैन में कोई फाइब्रॉइड बताया हो या एडिनेक्सल में।
आई थिंक ये 5-6 लाइनों में आपकी इतना खूबसूरत डीडी कवर हो सकती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। सो जैसे ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट आपके सामने बोले, चाहे वो गैनी का केस है या वो ऑप्स का केस है, जब तक आप डीडी नहीं बनाओगे, आपकी एचओपीआई ठीक नहीं हो सकती, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं हो सकती। जब हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी, तो हाउ कैन यू रीच द डायग्नोसिस एग्जैक्टली? or if you're not sure about your diagnosis, or if your examiner has a feeling that you are not sure of your diagnosis because आपने हिस्ट्री कंप्लीट नहीं की, बेशक आपके जहन में डायग्नोसिस है भी, तो भी आपके लिए वही बात है कि आप यू हैव नॉट रीच्ड द डायग्नोसिस प्रॉपरली। सो वो एग्जामिनर आपको उसका क्रेडिट नहीं देगा, बिकॉज उसे पता है कि आपने प्रॉपर डीडी बना के हर चीज को रूल आउट करके सही कॉज पे नहीं पहुंचे हो। एंड देन यस, हाइड्रॉप्स या कोई नॉर्मलस पे भी उस तरह। जी। मैम इसमें यस। हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी रख सकते हैं, 4 वीक्स के डिफरेंस तो है, लेकिन है तो ज्यादा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी रख सकते हैं। नहीं, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल का जिक्र आता है आईयूजीआर या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में। मैक्रोसोमिया या लार्ज फॉर डेट्स में हमने कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल की बात इतने ज्यादा डिफरेंस में नहीं देखी। प्लस जी मैम। माइनस 2 या 3 वीक्स पे तो चलो ठीक है, फिर भी हम उसको क्रेडिट दे देते हैं अल्ट्रासाउंड को। लेकिन लार्ज फॉर डेट्स इज दैट इम्पोर्टेंट कि उसमें हम फिर किसी और चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते। वी हैव ठीक। टू रिमेन वेरी वेरी सेफ। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में हम इसलिए दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का क्रेडिट, क्योंकि उसमें हम प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी रूल आउट कर चुके होते हैं। मैक्रोसोमिया में फिर वी हैव टू डील इट एज अ मैक्रोसोमिक बेबी, बिकॉज हमने मोड ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ डिलीवरी को भी प्रॉपरली डिसाइड करना है। और सेकेंडली, मैक्रोसोमिया कैन अकर फॉर मेनी ऑफ द हिडन कॉजेज ऑल्सो, जो हमें शायद वी आर नॉट एबल टू रीच दैट कॉज प्रॉपरली, और फिर आगे जाके कहीं कोई हाई रिस्क या कुछ और मिसहैपना प्रेगनेंसी में या इंट्रापार्टम। सो इस वजह से हम उसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल में लेबल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। सो पहले वही बात, पहले डीडी रूल आउट की पूरी हिस्ट्री में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो डीडी वाली बात है ना, इट मेक्स अ डिफरेंस। ये कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस लाती है। फॉरेन पेशेंट, देखो हमारी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है शायद 15 ऑप्स की हैं और 15 गायनी की है, इससे ज्यादा हमारे पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है ही नहीं। वी आर वेरी वेरी लकी, हमारी फील्ड इस लिहाज से बहुत आसान है, क्योंकि हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बहुत लिमिटेड है हमारी फील्ड की। एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमें डायग्नोसिस में पहुंचना इसलिए आसान है क्योंकि हमारी उससे रिलेटेड डीडी ही हार्डली 5-6 चीजें बनेंगी। और हमें फ्रैंकली पेशेंट हमारे सामने भी मुंह ही खोलता है ना कि क्या मसला है, और भी लफ्ज ही बोलता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका डायग्नोसिस क्या है, राइट? बट वी हैव टू प्रूव दैट डायग्नोसिस थ्रू आवर हिस्ट्री। तो उसमें आप ये जो 15 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑप्स की हैं और 15 गायनी की, इनकी लिस्ट बनाओ। इन सबके डीडी अलग अलग करो, हर एक का डीडी को अपने फिंगर टिप्स पे लाओ। बिकॉज अगर वो फिंगर टिप्स पे नहीं होगा, एग्जाम में दिमाग नहीं चलता, राइट? सो ये डीडी वाला काम प्लीज करो। और उसके बाद जब आपने हर एक की डीडी, तो उसके बाद इट्स वेरी इजी, फिर तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाना तो बहुत इजी है वहां पे, जैसे भी डॉक्टर यास्मीन भी करी थी। आई थिंक शी वॉज मेकिंग वेरी गुड क्वेश्चंस। बट वही बात है कि अगर फिंगर टिप्स पे डीडी होता ना, तो फिर मिस ना होते सवाल। तो वो दूसरा हाफ ऑफ द हिस्ट्री जो होता है, वो होता है कि इस कंडीशन का पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, जो कि भी यास्मीन ने शुरू किया था, तो मैंने वहीं पे रोक दिया। विच मीन्स के इफ शी हैज गॉट लार्ज फॉर डेट्स, ऑब्वियसली लार्ज फॉर डेट्स जो पेशेंट होती है उसका बहुत, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू ब्रीथ, टू मूव, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यस, वो सारा कुछ देन लार्ज फॉर डेट्स में आप उसकी प्रेशर सिम्टम्स, उसके वेरिकोसिटीज, एडीमा, वो सारा कुछ जरूर रूल आउट करते हो। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ इट। और किसी ने कुछ और ऐड करना है तो बताओ। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया सेकेंड हाफ ऑफ द हिस्ट्री। थर्ड हाफ द हिस्ट्री जो होता है, वो हमेशा होता है अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि अब तक की उसकी क्या रिपोर्टें हो चुकी हैं। क्या उसका HbA1c हो चुका है, या उसका GTT हो चुका है, या वो ऑलरेडी, लाइक एनीथिंग दैट यू think should have done in this patient before she has come to you, वो सारी चीजें आप उससे पूछ लोगे। और स्पेशली अगर डीडी में आपको कोई चीज मिल जाती है, जैसे डायबिटीज मिल जाती है वो डिटेल में, अगर ट्विन मिल जाता है तो ट्विन की हिस्ट्री डिटेल में, अगर फाइब्रॉइड मिल जाता है तो फाइब्रॉइड की हिस्ट्री डिटेल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारा कुछ आप भी डिटेल में करोगे, ठीक है? ये जी आपकी मैम। हिस्ट्री के थ्री थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज टू रूल आउट द डीडी। डीडी में कुछ मिला, उसको मजीद इलेबोरेट कर लिया, जैसे कि मे बी ट्विन्स या फिर डायबिटीज या कुछ भी।
और सेकंड हाफ इज के उसका पेशेंट की अपनी सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज का। थर्ड इज के अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी है, पेशेंट को खुद क्या पता है उसकी कंडीशन के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि अकॉर्डिंगली आप उसको फिर फर्दर मैनेज करोगे। ठीक है। जी मैम। सो ये होगा। अगर इफ यू वांट यास्मीन, आप इसी इसी पैटर्न पे, इफ यू वांट टू, आप इसकी हिस्ट्री क्विकली बता दो। लेट्स सी इसमें क्या आपने कॉज बनानी है, बिकॉज इट इज मैक्रोसोमिक। क्विकली लेट्स से कि इसके जीटीटी डिरेंज्ड आ रहा है, राइट। पेशेंट ने बताया कि माय शुगर लेवल्स वर डिरेंज्ड, और डॉक्टर जिसको मैंने अब तक दिखाया उसने मुझे कहा है कि डाइट पे कंट्रोल करो अपनी शुगर, राइट। सो ठीक है अब आप इसकी एक दफा क्विकली हमें हिस्ट्री इसी पैटर्न पे बोल के बता दो। मैम। अगर डायबिटीज हमें बता रहा है उसमें कि उसको शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए कहा है, तो अदर डिटीज भी तो हमें हिस्ट्री में रूल आउट रूल करनी है आउट ना करनी है, व्हाई नॉट, यस। मैम। इसको तो आफ्टर डाइट के हिसाब से कह दिया मैंने, अगर इंसुलिन पे भी होती तो भी आपने दूसरी डीडीज रूल आउट करनी थी। ठीक है ठीक है। मैम। After confirming the data and after introduction and यस। confirming the data, and I will ask for her age and married for, and is she, and ma'am, as my patient is gravida too, and now she's saying I will confirm the last menstrual period with regularity of the cycle, blood group of the patient, any dating scan done, any history of the flu fever rash in the first trimester, and in the dating scan how many number of the fetus and fetal cardiac activity was positive or not, and after that any oral glucose tolerance test done in this pregnancy, and history of the bleeding per vagina or discharge per vagina in this pregnancy, any anomaly scan done or not, any anomalies in the baby, if patient is knowing or tell about that, any history of the growth scans done, and what was the liquor and placental localization, and now what how is her pattern of the growth of abdomen and fetal movements up till now, any history of the frequent short of breath and leg edema or dyspepsia or urinary and bowel symptoms and means pressure symptoms, एंड मैम उसके अलावा जो है frequent urinary tract infection and candidal infections in the context patient has been told about the deranged blood sugar level, and she's asked about the control on diet, and also I will rule out the risk factor for the GDM. I will ask for any history of the GDM in previous pregnancy, diabetes, any history of the previously type 1 or type 2 diabetes mellitus, and ma'am, BP checked in this pregnancy or not? Blood pressure checked in this pregnancy or not? हम्म। Previous ठीक है। macro baby are हाँ। large for dead babies. हम्म। वेरी GDM गुड। or अच्छा, सो polyhydramnios. द थिंग इज कि यू नो द पॉइंट्स, आपको थ्योरी पता है, आपके आपके जहन में सारा कुछ है, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको बोलने की प्रैक्टिस कब है। यू नीड टू टॉक आउट मोर, आपको बहुत फ्लुएंट होना है अपनी स्पीच पे। यू आर ट्राइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स, लेकिन वही बात है कि टाइम रिस्ट वहां पे तो हर चीज कैलकुलेटेड है, ठीक है। और अब तो वैसे ही जिस तरह का पैटर्न एग्जाम का हो गया हुआ है, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी चीज में अपने आपने कन्वे कर देना है अपना अंदर जो जो कुछ आपका है। सो आप दिस इज अ वेरी टिपिकल केस एक्चुअली, डीरेंज्ड ब्लड शुगर लेवल्स के साथ मैक्रोसोमिया। दिस इज वन ऑफ द केसेस जो डेफिनेटली किसी एक दिन आ सकता है एग्जाम में। और ये वो केसेस है कि जिसमें लोग बहुत ज्यादा तैयारी करके गए होते हैं, क्योंकि मैक्रोसोमी, जैसा मैंने कहा कि फिंगर टिप्स बनाओ, यू नीड टू डू होमवर्क। होमवर्क आपका ये है जिसमें हफ्ता भी लग सकता है कि आपने हर एक टॉपिक या हर एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से रिलेटेड पूरे पूरे डिटेल्स पूरे करने हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि उसकी हिस्ट्री के पॉइंट्स कवर करने हैं। बार बार मैं कहूंगी कि वहां पे जिस तरह का आपका एग्जाम का ऑरा है, उसमें जब तक आपके, इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम, आई ऑलवेज इन माय क्लासेस के इवन आपके क्लिनिकल्स में भी, वेन एवर यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक और एनीथिंग, अगर आपके फिंगर टिप्स पे वो चीजें नहीं होती तो यू कीप ऑन मिसिंग थिंग्स, एंड इफ यू मिस एनीथिंग इन योर ऑप्स केस, तो that can lead to morbidity or mortality, right? So you cannot miss anything. सो आपके फिंगर टिप्स पे करने के लिए आपको ये होमवर्क बहुत जरूरी है। और वो होमवर्क यही है कि आप अपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, उसके डीडीज बनाओ, उसके हर एक से रिलेटेड हिस्ट्री के पॉइंट्स बनाओ, हर एक से रिलेटेड आप
एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बताओ बनाओ, हर एक से रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशन, बस। मैंने मैनेजमेंट की बात नहीं की। अब जब आपने हर टॉपिक से रिलेटेड ये तीन चीजें बनाई होंगी ना, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की चीजें, तो जब आपको कोई किसी पेशेंट में दो चीजें भी मिलके आ जाए ना, जैसे इसमें आ गया मैक्रोसोमिया और डायबिटीज, और आपने अलग अलग मैक्रोसोमिया और डायबिटीज की अलग अलग हिस्ट्री को अलग अलग किया हुआ है, तो आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे, राइट? और आप, बिकॉज इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आप फटाफट इस चीज को कवर करोगे, एंड यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन योर फिंगर टिप्स, एंड यू नो कि आपने घर में बैठ के हर चीज को देख के ये पॉइंट्स बनाए थे, और आई एम श्योर उसका तो कोई मुकाबला नहीं फिर कर सकता। सो यू यू हैव टू डू इट। जब तक आप ये होमवर्क नहीं करोगे, तब तक आप आगे ग्रुप स्टडी में नहीं जा सकते। ये इंडिविजुअल होमवर्क है, इंडिविजुअली आपको अपने हिस्ट्री के पॉइंट्स, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन को सॉर्ट आउट करना है। उसकी डेली सुबह चाहे 1 घंटा लगाओ, जितने अभी तो टाइम है एग्जाम में, सो जितने भी बजे आप उठोगे, आप 1 या 2 घंटे रखो इसको रिवाइज करने के लिए। मैंने कहा डेली, मतलब दैट साउंड्स रियली फनी कि डेली एक ही चीज, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जब तक डेली डेली रिविजन नहीं होंगी, एग्जाम में जाके वो चीज नहीं निकलती सामने। आपकी इतनी रिविजन हो इस 2-3 महीनों में उसी चीज की, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग, आपका 50% ऑफ द एग्जाम तो इसी में ही कवर हो जाएगा। और जब आप डेली डेली ये कवर डेली इन चीजों को रिवाइज करोगे, अपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स को, तो जब आप ग्रुप में भी बैठे होगे या जब आप एग्जाम में भी बैठे होगे, तो आप अपनी एक बेसिक चीज को इतना स्ट्रीमलाइन कर चुके होगे, वो केस इतना खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा कि मैनेजमेंट तो उससे अगली चीज है। पहले आप ये वाला होमवर्क करो, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैनेजमेंट की भी तैयारी कैसे करनी है। आप ऑलरेडी मैनेजमेंट की तैयारी भी करके जा सकते हो, और आपके तकरीबन 70-80% ऑफ द स्टेशन तो इसी में कवर हो जाएंगे। किसी ने कहा कि एग्जाम्पल देंगे किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस पेशेंट, इसमें दो चीजें, राइट? डायबिटीज है और मैक्रोसोमिया है। आपने डायबिटीज के हिस्ट्री के पॉइंट्स अलग बना लिए, यानी कि आपने, यस, बायोडेटा तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। डायबिटीज के पॉइंट्स में टू बिगिन विद आपने उसी तरह जिस तरह अभी डॉक्टर यास्मीन बता रही थी कि उसके आपने सबसे पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के? इंक्रीज मिक्चुरेशन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीपेप्सिया, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे, राइट? एंड देन डिलेड वुंड हीलिंग, मोर इन्फेक्शंस। और ये तो आपका एक मेन डायबिटीज के पेशेंट के अंदर जो पॉसिबल आपको मसले मिल सकते हैं उससे रिलेटेड हो गया। उसके बाद ये कि क्या उसने कभी शुगर लेवल्स अपने चेक किए, अगर वो डिरेज थे तो इफ शी इज ऑलरेडी टेकिंग एनी मेडिकेशन और नॉट, ठीक है? और इससे रिलेटेड यही कि साथ ही फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर ये मल्टी ग्रेविड है फॉर एग्जांपल, तो प्रीवियस प्रेगनेंसीज में किसी में डायबिटीज, इवन इसकी किसी बहन में जीडीएम या कुछ हो, तो भी इसका एक रिस्क फैक्टर ऐड ऑन हो जाएगा। और थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री अगर आप शुरू के उसमें ही ले लो, इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स या पीसीओ या वेट गेन की, उससे भी आपका डायबिटीज के धीरे शुगर लेवल्स का होगा। उसके बाद आपने पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इन दिस प्रेगनेंसी, जिसमें इंक्रीज फंडल हाइट आ गया, किसी अल्ट्रासाउंड पे उसको एनोमलस बेबी या पॉलीहाइड्रोएमनियोस या कुछ भी बताया हुआ है, वो चीज आ जाएगी, ठीक है? और उसके बाद ये कि उसको अपनी कितनी नॉलेज है अबाउट द डायबिटीज, लाइक उसको खुद क्या पता है कि उसकी डाइट के बारे में उसको पता है या नहीं, उसको एक्सरसाइज के बारे में पता है या नहीं, और फिर शी इज टेकिंग एनी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स और नॉट, और इंसुलिन और नॉट। और स्पेशली इफ शी सेज दैट शी नेवर न्यू दैट शी वाज डायबिटिक, और हो सकता है वो कोई क्रॉनिक डायबिटीज चल रहा है, यू डोंट नो एग्जैक्टली इफ शी इज क्रॉनिक डायबिटिक और नॉट, तो क्विकली आप उसका थोड़े से वो पता कर सकते हो कि शी हैज गॉट एनी आई सिम्टम्स, या कोई हार्ट का चेकअप या कोई किडनी का किया। एंड इफ शी इज अ नोन केस ऑफ क्रॉनिक डायबिटीज, तो फिर तो किसी भी चीज से पहले आप उसके आई चेकअप और हार्ट और किडनी का स्टेटस पूछोगे, उसके बाद आप अपनी डायबिटीज की हिस्ट्री का पूछोगे, ठीक है? सो सॉरी, आपने इसको इस चीज से इस तरीके से करना है। एक चीज नंबर 2 ये कि आपने ये हो गया आपका डायबिटीज की हिस्ट्री। नाउ शी इज ऑल्सो केस ऑफ मैक्रोसोमिया, तो मैक्रोसोमिया की भी हिस्ट्री आपने सॉर्ट आउट की होगी, जैसे भी यास्मीन ने इतने अच्छे हमें तरीके से सारे डीडी बता दिए, जिसमें नॉर्मलस भी है, जिसमें ट्विन भी है, जिसके अंदर फाइब्रोइड भी है, जिनेक्सल मैस भी है, जिसके अंदर सो आप क्विकली उसकी भी हिस्ट्री पूछ के, एंड देन यू विल कंटिन्यू विद द एग्जामिनेशन, राइट? सो जब आपने ये चीजें अपने फिंगर टिप्स पे की होंगी, ये हिस्ट्री होगी आपके स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड,
उसके बाद आपने एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि ये डायबिटिक पेशेंट है, तो इसके अंदर आपने क्या क्या एग्जैक्टली देख लेना है। यस, ऑब्वियसली लोकल हमारा ऑप्स का एग्जामिनेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, हाउ एवर इफ शी इज क्रॉनिक डायबिटिक तो थोड़ा सा इसके अंदर कार्डियक एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। इन्वेस्टिगेशंस आपको स्पेसिफिक पता होनी चाहिए, बेसलाइन तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके अलावा इस वाली पेशेंट के अंदर अगर ये डायबिटिक है तो इसके अंदर आप अगर तो क्रॉनिक डायबिटिक है तो फिर तो आरएफटीज आए और ईसीजी भी इम्पोर्टेंट है, राइट। और उसके ब्लड शुगर लेवल्स का रिकॉर्ड और वो सारा कुछ ऑफ कोर्स, और ट्रीटमेंट टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके फिंगर टिप्स पे ये चीजें नहीं है तो आप बात ही आगे नहीं कर सकते या इस पे टाइम इतना ज्यादा वेस्ट होगा। सो हर टॉपिक का आपने ना इसी तरह ऑप्स के अंदर बार बार बताऊंगी, सबसे पहला तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से एलैबोरेट करके, उसके बाद आपने उसकी डीडी को रूल आउट करना है सारा का सारा, उसके बाद उसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन फॉर मदर एंड बेबी को रूल आउट करना है, और उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस उसी चीज से रिलेटेड कि अब तक क्या इन्वेस्टिगेशंस या क्या मैनेजमेंट या क्या उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसको खुद पता है या वो क्या प्रैक्टिस करती रही है, वो चीज आप रूल आउट करोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट, क्योंकि जब तक ये चीजें इस तरीके से नहीं कवर होंगी तब तक खत्म ये तो बेसलाइन ही अगर नहीं आप बताओगे तो फिर तो आगे बात ही नहीं चल सकेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एग्जाम में करना है। अम, ओहो, आई थिंक आई हैव एन इशू कर रहा है, आई थॉट की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। ठीक है। सो अभी तक के लिए किसी ने कोई और क्वेश्चन करना हो तो बता दो। आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ आ गई, क्योंकि अभी टाइम है। जी मैम। अभी जो जो ये चीज समझ लेगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, फिर ही फायदा है। आखिरी महीने में टाइम नहीं होता ये पॉइंट्स बनाने का, नंबर वन। नंबर टू, पॉइंट्स बन जाए उसकी प्रैक्टिस में कह रही हूँ डेली चाहिए, डेली डेली आपने पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो सारी जिंदगी आपके, अब देखो आई थिंक कि मुझे तो मोर देन तकरीबन 10 years हो गए एफसीपीएस किए हुए, बट आई थिंक ये वो पॉइंट्स हैं जो के फिंगर टिप्स पे तब शायद किए होंगे जो कि अब तक याद इसलिए है। अभी किसी ने कहा कि आप एग्जाम्पल के साथ हमें रिवाइज कराते कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दिस थिंग, की तैयारी कैसे या क्या किस तरीके से पॉइंट्स करने। लेकिन मजे की बात यह है कि व्हेन यू नो दीज पॉइंट्स एंड यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक, 2 मिनट्स में आप पेशेंट की कोई चीज मिस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल शी टेल्स मी एनीथिंग इन हर हिस्ट्री के हर मदर इज डायबिटिक, मेरी अप्रोच बदल जाएगी, बिकॉज आई नो कि इसके अंदर जीटीटी की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल शी सेज कि मे बी शी इज क्रॉनिक डायबिटिक एंड शी हैज गॉट सम हार्ट प्रॉब्लम और उसका कभी हार्ट का चेकअप नहीं हुआ, तो आई हैव नॉट मिस्ड दिस थिंग आल्सो। सो ये चीजें आपको सारी जिंदगी, ये वाली तैयारी जो पार्ट 2 के एग्जाम की तैयारी है वो एक्चुअली आप पूरी जिंदगी अपने साथ कैरी करोगे, और आपकी मॉर्बिडिटी ऑफ पेशेंट्स और मोर्टेलिटी में जमीन और आसमान का फर्क पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, यू डोंट, व्हेन यू डोंट मिस एनीथिंग इन योर पेशेंट्स, you become a very very safe doctor actually। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। तो अभी तक किसी ने कुछ ऐड करना है या कोई कोई और चीज तो बताएं, कोई क्वेश्चन कुछ ऐड करना है इसमें। ठीक है। सो दिस इज, प्लीज आज से ही स्टार्ट करो। अभी मैं बता रही हूँ कुछ और नहीं करना आपको, अभी हफ्ता या 10 दिन लगेंगे सिर्फ अपने ये वाले नोट्स पूरे करने में, यानी कि हिस्ट्री के स्पेसिफिक पॉइंट्स एग्जाम। अच्छा, मैनेजमेंट की बात फिर मैं बाद में बताऊंगी कि हाउ डू यू prepare for managing the patient when, so that you should not miss anything in the management also। कहीं ये ना हो कि एग्जामिनर आपको याद करा रहा हो कि इस पेशेंट में तो यूटीआई भी थी, इस पेशेंट में तो अनीमिया भी था, और आप तो एक ही चीज के पीछे पड़े रह गए, ताकि आप कोई भी एस्पेक्ट या कोई भी चीज उस पेशेंट का किसी भी तरह से फिर मिस ना करो। सो वो फिर मैं अब अगली दफा बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तक तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो यस्मीन, गुड। अब अगर आप इसका एग्जामिनेशन बताओ इस पेशेंट का। जी मैम। मैम, first of all, I will check the BMI of the patient, her vitals, sub vitals, and systematic examination. After, I will go for the OPS examination, in which I will do the measure the symphysiofundal height and lie of the baby, and after that, presenting part, and do the lateral grip to assess the if I'm suspecting the twins. I will assess for two separate poles, and also the liker, for liker and weight of the baby, assess the liker and weight of the baby.
if the polyhydramnios, there will be the easily floatable parts of the baby, and if macrosomic baby, the parts will be easily palpable, and means a height of fundus is more, parts will be easily palpable. That means the macrosomic baby are the large for dead baby, and patient is missing her dead, not गुड, dead. यू वर गुड एक्चुअली. सो यस, बट वही बात है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जब आपने बात की, यस बीएमआई तो किया. उसके बाद आपने, अगर डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन से पहले क्विकली अगर आप थोड़ा सा बात कर लो, जैसे इफ शी इज गॉट लार्ज फॉर डेट्स या कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा प्रेशर सिम्टम्स और एडीमा की जनरल फिजिकल में एक तो फोकस बातें और करनी इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं ना रहना होता. जब पेशेंट क्लिनिक पे आए तो हमने कई चीजें और इसलिए हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करता है गायनी का डॉक्टर? ताकि अगर उस पेशेंट में कोई और मसला है, वो चीज मिस ना हो और हम उसे स्पेसिफिक डॉक्टर के पास रेफर कर सके. मे बी यू फाइंड सम, यू गेट सम फाइंडिंग इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन, सो यू नो एग्जैक्टली कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट को भेजना है. नंबर टू ये कि कुछ भी किसी के लिम्फ नोड्स इतने लार्ज मिल जाते हैं, आपको लगता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, सो इसको आपके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज योर obstetrical एग्जामिनेशन. हाँ, एग्जाम में बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है और स्पेसिफिक हमने बात करनी होती है, तो हम पूरा जनरल फिजिकल चाहे ना भी बोले, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मे बी इफ शी इज डायबिटिक बट जेस्टेशनल डायबिटीज है, शी इज नॉट क्रॉनिक डायबिटिक कि हम कार्डियोवास्कुलर की बहुत जिक्र करें या कुछ भी, बट शी इज हैविंग पॉलीहाइड्रोएमनियोस फॉर एग्जाम्पल, और मे बी मैक्रोसोमिया और समथिंग लाइक शी इज गॉट लार्ज फॉर डेट्स बेबी, राइट? तो फिर इसके प्रेशर सिम्टम्स, वेरिकोसिटीज, उसके ऊपर हल्का सा कमेंट करना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा. एंड देन यू कम टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप सिर्फ एक जगह के फोकस्ड नहीं हो, यू आर एग्जामिनिंग एंड योर अप्रोच इज एज अ होल फॉर द पेशेंट. ठीक है, तो वो इस वजह से, तो वो आपने करना है. तो अदरवाइज यस, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन अच्छा था. थोड़ा सा और सिस्टमेटिक आप करो, बिकॉज वही बात है, बातें आपको सब पता है और आप बोल भी बहुत अच्छा रहे हो, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस बोलने की भी चाहिए और ज्यादा सिस्टमेटिक होने के लिए चाहिए. वेन एवर यू टॉक अबाउट एग्जामिनेशन, यू स्टार्ट विद इंस्पेक्शन एंड देन पल्पेशन एंड देन ऑस्कल्टेशन इन ऑब्स. तो इसमें आप बिल्कुल उसी तरह, आपने अच्छा किया, आपने डीडी के मुताबिक आप चलते रहे हो और वो सारा आप उसी तरह करोगे. और यस, whenever there is large for dates baby, you need to check for the palpable contractions also. At times it's a risk factor for preterm labor as well. उसके अलावा आप आपने लाइकर और वो सारा कुछ भी देखा, फीटल हार्ट पे भी कमेंट कर दो. आई थिंक द रेस्ट ऑफ इट वाज ऑल राइट. ठीक है, किसी ने कुछ और ऐड करना है एग्जामिनेशन में तो बता दें. किसी ने कहा एग्जामिन विद वेज, एक्चुअली एग्जामिन वो इतना टाइम नहीं होता है उसमें बहुत ज्यादा. यस, इफ यू आर स्पेसिफिक अबाउट इट, वेरी वेरी गुड, कि आप जब पेशेंट को लिटाओ उसके नीचे पिलो रख दो राइट साइड पे, या थोड़ा सा कुछ रख दो ताकि वो टिल्टेड रहे. ये एक बहुत जबरदस्त बात है क्योंकि यू नो यस, इट कैन कॉज हाइपोटेंशन इन द पेशेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. उसकी तबीयत खराब हो सकती है और होती है एक्चुअली. तो ये बहुत अच्छी बात है अगर वहां पे आपका इतना भी माइंड चल रहा है. फ्रैंकली इतना तो कई दफा क्लिनिक पे भी याद नहीं रहता कि आपने जब लिटाया है तो उसके नीचे वेज रखो है क्या. बट यस, दिस इज गुड इफ यू डू दैट. और गुड, ठीक है. सो और आई थिंक जी, इसके लिए स्पेसिफिकली देख लें कि प्रेग्नेंट है और माइट बी ट्विंस, ग्रेव बिल्कुल, डेथ. वो आपने बड़ा अच्छा रूल आउट किया. वो तो खैर उसने हिस्ट्री में भी हमें खैर वजह तो मिल ही गई है, बट यस अगेन एग्जामिन करने में कई दफा ट्विंस मिस भी हुए होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो बेहतर होता है. ठीक है, अच्छा इन्वेस्टिगेशंस बताओ फिर. Ma'am, investigations में I want complete blood count of the patient with hemoglobin, TLC count, and platelet, and blood group with Rh factor, and her random blood sugar level, are fasting, are any OGTT done, and hepatitis B surface antigen, anti-HCV and HIV, and urine routine examination for protein and glucose. ठीक है. और मैम her dating scan with date, and her anomaly scan, and ma'am recent obstetric scan. गुड. और मैम OPT तो कह दिया था. हम्म
और मैम ठीक है, गुड। investigations will depend upon the result of these investigations. फर्दर पे क्या आप सोच रहे हो? मैम फर्दर पे अगर ओजीटीटी रेंज आ रही है तो मैम उसकी जो है 6 लेवल्स जो हम करवाएंगे मॉनिटरिंग में, गुड, या जो गुड। मॉनिटरिंग में पेशेंट को कहेंगे। हम्म। और यूरिन गुड अगर और यूरिन डीआर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यूटीआई के वेरी सिम्टम, गुड। कल्चर की तरफ जाएंगे। और मैम हम्म। ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन में अगर रिसेंट स्कैन में पॉलीहाइड्रोमिनियोस है या ट्विन्स हैं तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस में जाएंगे। हेमोग्लोबिन कम है क्योंकि उसको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ भी एसोसिएटेड है। अच्छा, चलें gestation जी। इसका जो रिसेंट स्कैन, जो इसका अर्लीस्ट स्कैन था, उसके मुताबिक भी ये 32 वीक्स ही बन रही है। फंडल हाइट आपकी वाकई एग्जामिनेशन में 36 वीक्स है, और सिंगल बेबी है। और उसके अलावा ये कि और क्या आपको चाहिए? चलो अभी फिलहाल हम एनीमिया को टच नहीं करते, एचबी इसकी 11 है। ठीक है। और बायोमेट्रिक यस, इसका जो एनोमलीज। रैंडम एक लेवल आया हुआ है वो है 180। ठीक है। और एक्चुअली जीटीटी इसका हुआ हुआ है जिसमें फास्टिंग वाज 92, जी 1 hour मैम। आफ्टर ग्लूकोज वाज 180, एंड 2 hours आफ्टर ग्लूकोज वाज 140। ठीक है। ये तो और उस आपको क्या चाहिए? और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसका माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस आया हुआ है, एंड द रेस्ट इज नॉर्मल। बाकी मैम अल्ट्रासाउंड फिर ठीक है। बायोमेट्रिक हाँ, फीटल बायोमेट्री जो है ना, इट इज अबाउट, ये तकरीबन आई हुई है 34 वीक्स की। मैम एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। वही 34 वीक्स का आया हुआ है ना, सारे पैरामीटर्स इसके बेबी के। जी मैम। और माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस आया हुआ है, शी इज प्रीवियस टू आल्सो। और द रेंज ब्लड शुगर लेवल मैंने आपको जीटीटी की वैल्यूज दे दी है। और यूरिन कंप्लीट भी इसका ठीक है, एच बी इज 11। व्हाट एल्स डू यू वांट? मैम इसमें जो है उसकी अभी की शुगर 6 लेवल जो मॉनिटरिंग हम करते हैं वो वाली चाहिए, क्योंकि ये HbA1c की तरफ में जाऊं लेकिन वो मेरी मैनेजमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इस पेशेंट की जो ओजीटीटी की लेवल्स आपने हैं। प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी, आपने सिर्फ नाम बोलना है जो चीज आपको चाहिए। एग्जाम में आपका, आप इन्वेस्टिगेशन बस मांगते हो। ठीक है, जस्टिफाई तब जब पेशेंट, जब एग्जामिनर आपसे कुछ पूछे। सो अब इसके बाद आपको क्या? मैम 6 लेवल्स ब्लड शुगर लेवल्स। ओके, सो 6 लेवल्स। ओके, फास्टिंग अब बिकॉज शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सो फास्टिंग इसकी 92 आई। 1 hour आफ्टर ब्रेकफास्ट इसकी अगेन 180 आई। फिर प्री लंच इसकी आई 110। पोस्ट लंच इसकी आई 200। प्री डिनर इसकी आई 80। पोस्ट डिनर इसकी आई 172। मैम पोस्ट लंच आपने कितनी बताई थी? 200। 200। जी मैम। मैम एज द मैंने सिक्स अभी लेवल मैनेजमेंट नहीं पूछी, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस दे रही हूँ आपको अभी। जी मैनेजमेंट पे हम आते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हुई। मैम उसके अलावा फंडोस्कोपी चाहिए पेशेंट की। अच्छा, और ठीक है। मैम ईसीजी एंड आरएफटीज। अच्छा, ठीक है, और क्या चाहिए? अल्ट्रासाउंड पे गौर करो, शी इज प्रीवियस टू, मैंने माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियोस दिया है। और बाकी लिख दिया सारा कुछ। अल्ट्रासाउंड जो है उसमें माइल्ड और क्या चाहिए? पॉलीहाइड्रोमियोसिस। और मैम डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ पेशेंट। शाबाश, डॉपलर कराएंगे, ठीक है। और और प्लेसेंटल लोकलाइजेशन आपने नहीं बताई। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड, ठीक है। गुड, आई थिंक ठीक है। जहां आपने फंडोस्कोपी हार्ट और वो कहा, बिकॉज इनकम्प्लीट सा मैंने आपको सिनेरियो दिया हुआ था, वी आर नॉट श्योर इफ शी इज क्रॉनिक डायबिटिक और नॉट। तो मैम ठीक है। लेवल जो है वो ओजीटीटी के वो नॉन डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने फंडोस्कोपी पर ओजीटीटी फंडोस्कोपी के ओजीटीटी के लेवल जो थे 2 आवर 1 आवर वाला और 2 आवर वाले, वो जो है हाँ, प्री गेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक तो है, वो इस तो दे दिया ना, बिल्कुल ठीक है आपने, इसलिए मैंने उसका आपका कहा कि ठीक है, अगर आप अगले, बिकॉज वी डोंट नो इफ शी इज क्रॉनिक डायबिटिक और अभी वाला। ओके,
सो और किसी ने कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है? डॉपलर क्यों कराया आप बता दो। अब ठीक इन्वेस्टिगेशंस आपने मांगी है, पर आप बता दो यास्मीन। मैम जो पेशेंट अगर प्री गेस्टेशनल डायबिटीज है उसमें आईयूजीआर का रिस्क होता है रीनल इफेक्ट की वजह से, तो हमने बिल्कुल ठीक। और एक बिकॉज जहाँ सबसे बड़ी बात जहां पे डॉपलर की एक टिप वो ये कि जब आपकी फंडल हाइट आपकी डेट्स के साथ कॉरिस्पॉन्ड ना कर रही हो, या तो वो ज्यादा है या वो कम है, यू शुड गेट द डॉपलर डन। क्यों? क्योंकि जब फंडल हाइट आपकी डेट्स के साथ कॉरिस्पॉन्ड नहीं करी तो आप नहीं रूल आउट कर सकते कि ग्रोथ बच्चे की ठीक चल रही है या नहीं। आपने किसी तरह तो ग्रोथ को देखना है ना। और ऐसा ना हो कि वो आईयूजीआर हो या कुछ ऐसा हो और आप उसे मिस कर दो, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को स्पेशली। नंबर टू इस केस में ये है कि बिकॉज शी इज डायबिटिक और मे बी देयर हैज टू बी सम कॉज फॉर polyhydramnios also, so there may be some microvascular changes in placenta which may be missed during the management or during the workup of the patient, so एंड it's better मेरी to get a doppler done। ठीक है जी। जी यस्मीन। जी मैम, आपने कहा था ये पहले भी आपने बात बताई थी कि एक बेसलाइन हाँ, डॉपलर करवाने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें जिसमें जरूरत है और जिसमें जरूरत है वो मैंने बताया है किसमें, राइट। सो दो तीन चीजें बहुत अहम है। ऑप्स के केस में डॉपलर कब कराना है, गायनी के केस में सीटी एमआरआई कब कराना है, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। खामखा अगर एमआरआई सीटी करा लोगे तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, असली दुनिया में भी और एग्जाम में भी, आप खामखा किसी पेशेंट में सीटी एमआरआई नहीं करा सकते। और सिमिलरली डॉपलर हर ऑप्स के पेशेंट में नहीं, सिर्फ उसके अंदर जिसमें वाकई जरूरत लगे, जैसे कि आपके फटल हाइट और डेट्स कॉरेस्पॉन्ड नहीं करी। नंबर वन। नंबर टू, ऐसा केस जो कि नॉन क्रॉनिक डायबिटिक या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, उसमें एक बेसलाइन 28 और 32 वीक्स पे आप डॉपलर करा लेते हो। नंबर थ्री, यस, हाइड्रॉप्स टाइप केस है जिसमें आप कंटिन्यू कर रहे हो प्रेगनेंसी को और यू नीड टू नो एग्जैक्टली। सो ये कुछ केसेस हैं जिसके अंदर आप डॉपलर करा लेते हो तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। क्या रिपीट करूं जिले हुआ? पूछ लो आप, बिकॉज आई डोंट नो अपने चार्ट पे लिखा है कि प्लीज रिपीट कर दे। सो मैम वो इसमें आपने एमआरआई, डॉपलर। वो जो आप जी, एमआरआई और वो सीटी जी 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 एमआरआई जी गायनी के केसेस में करेंगे, वरना हम इससे हट जाएंगे रास्ते से अपने। हाउएवर वो एक डिटेल डिस्कशन है। अभी मैंने कहा ऑप्स हो रहा है तो फिर ऑप्स में मैं आपको ये कवर फिलहाल करा दूं कि डॉपलर किस में मांगना है। क्योंकि डॉपलर इज एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसके चार्जेस होते हैं बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग और इसमें रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। सो इसके अंदर अब वही बात है कि हर एक में आप डॉपलर नहीं कहोगे, कुछ स्पेसिफिक केसेस में जिसमें वाकई जरूरत है, ठीक। सो गुड। यास्मीन, मैंने ये नोट किया कि यू आर गुड इन योर एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस। आपका मसला थोड़ा सा हिस्ट्री में है, आपको पॉइंट सारे पता है, सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम है। सॉरी, मैं म्यूट करूंगी आप लोगों को। तो अब अपनी तैयारी को इस तरीके से आप फोकस करो कि आप आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो ताकि आप पॉइंट्स ना मिस करो। आपको चीजें पता है इसीलिए आपने इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशन अच्छा बता दिया, लेकिन आप जो हो ना उसको कैसे आपने कवर करना है और आपने तो अभी तो टाइम काफी है आप लोगों के एग्जाम में। इस चीज को आप बिल्कुल कवर कर सकते हो और इस पे बैठ जाओ और अपनी खुद वर्किंग स्टार्ट करो, ठीक है। मैम जब पेशेंट से ऐसे हिस्ट्री लेते हैं ना तो फ्लुएंसी होती है, लेकिन जब इंग्लिश में बात करनी वहां पे प्रैक्टिस कम ही है। वो सिर्फ बोल बोल के देखो, एक चीज तो ये है कि डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज। बोलना तो इंग्लिश ही है वहां पे, जैसी मर्जी इंग्लिश बोलो, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी नॉलेज और अपनी अपनी स्ट्रेंथ वहां पे दिखानी है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आपकी जबान भी निकल आती है मुंह से। ऑब्वियसली वहां पे बैठ के आपने उर्दू या सिंधी या पश्तो तो नहीं बोल सकते ना, बिकॉज हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हमारी लैंग्वेज ही इंग्लिश है वहां पे बैठ के। और फ्रैंकली इंग्लिश इज अ वेरी इजियर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन अ वे कि हमारी कई मेडिकल टर्म्स इंग्लिश में। सो इट्स ऑलवेज बेटर, ये एक ब्लेसिंग है कि हम इंग्लिश में, क्योंकि जब हम एक पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में समझाना शुरू करते हैं ना, तो वो हमारी अपनी हम खुद हमें कई चीजें सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसको क्या बोले। सो व्हेन यू आर टॉकिंग और व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट, टॉक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश इन द एग्जाम ऑल्सो। लेकिन
सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करो ना, अपनी थ्योरी, अपनी ये चीज, ये जो मैंने होमवर्क कहा है, इसको जब आपके फिंगर टिप्स पे ये बातें होंगी, और जब आप डेली ये चीज रिवाइज करोगे, डेली 15-15 टॉपिक है, महीना लगेगा आपको रुक रुक के रिवाइज करने में। उसके बाद आपको किताब भी खोलने की जरूरत, अपने वो नोट्स भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप वो फटाफट रिवाइज करोगे बोल के। जब वो वाला लेवल इंशाल्लाह आएगा, तो उस वक्त मेरी एडवाइस है कि आप खुद भी देखो, तब आप ग्रुप में तो पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन आप खुद भी अपने चाहे मोबाइल में आप बोलो और रिकॉर्ड करो, ठीक है, सुनो कि आप क्या बोल रहे हो। जब आप रिकॉर्ड किया होगा और आप सुनो, देखो सुनने वाला जो होता है ना, बहुत सारी चीजें जब आप बोल रहे होते हो, जब हम क्लास में होते हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, जो बोल रहा होता है शायद वो अपनी वो गलतियां या वो चीजें नहीं पिक कर रहा होता, सुनने वालों का दिमाग उससे ज्यादा इसलिए चल रहा होता है क्योंकि वो सुन भी रहे होते हैं, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स, इसलिए मैं हर एक पार्ट कवर करने के बाद क्लास की कहती हूँ कि इसमें किसी ने कुछ पॉइंट ऐड करना है तो बताएं, क्योंकि जो सुन रहे होते हैं उनके जहन में ज्यादा बातें आ रही होती हैं कि अगर ये भी कहती तो और चीज ऐड हो जाती, ये भी कहती तो और चीज ऐड हो जाती। सो घर में बैठ के जब अपने फोन पे ही रिकॉर्ड करके अपनी ही आवाज सुनोगे तो आप बहुत इम्प्रूव करोगे, राइट। सो वो करो, और एंड देन यस, गो एंड सिट इन अ ग्रुप ऑल्सो, कम से कम 2 लोगों का। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर 5 लोगों का ग्रुप हो तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि जब 5 लोग मिलके बैठते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके अपनी हिस्ट्रीज में ऐड होंगे, बहुत सारी डिस्कशंस, हर एस्पेक्ट कवर होगा। तो जितना बड़ा ग्रुप बना सको वो बनाओ, और फिर स्टार्ट करो करना। जी मैम। मैम एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी काश। मैम मैम इसमें जो हमें रीज़न भी मिल गया है, तो इसका डायबिटीज़ है, पॉलीहाइड्रोमनियाज का रीज़न, तो हम फिर भी हम डॉपलर करवाएंगे? डॉपलर इसलिए, इसमें तो और भी ज्यादा जरूरी है डॉपलर कराना, बिकॉज डायबिटीज भी है, बिकॉज डायबिटीज इटसेल्फ इज अ माइक्रोवास्कुलर डिजीज, या आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोवास्कुलर उस पे चेंजेस लाता है। सो और फिर पॉली भी है, पॉली की वजह से तो हम इसकी ग्रोथ को मॉनिटर ही नहीं कर सकते बेबी की। और दूसरा ये कि डायबिटीज भी, डायबिटीज यानी कि इस तरह का है कि उसने पॉली कर दिया, राइट। तो इस वजह से आप इसको इसके अंदर बिल्कुल डॉपलर कराओगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलो अब यास्मीन तो क्विकली मैं मैनेज द पेशेंट। जी जी जी। मैम जी मैम फरहत, ये प्री वालेकुम सलाम। एग्जिस्टिंग तो नहीं है ना? प्री एग्जिस्टिंग में देखो प्री ज्यादा चांस होता एग्जिस्टिंग है का ना? एक ही तरीका है, प्री एग्जिस्टिंग हम तभी उसको लेबल करेंगे अगर हमारे पास बिफोर प्रेगनेंसी का कोई रिकॉर्ड है, या पेशेंट को खुद पता है कि वो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक है, क्योंकि वो कोई मैनेजमेंट लेती रही है या कोई मॉनिटरिंग पे थी या कुछ ऐसा। सो जब तक हमारे पास उसका प्री प्रेगनेंसी रिकॉर्ड नहीं है, हम उसको लेबल नहीं कर सकते। सो यस वी मैम। विल टेक जी। नहीं, हम उसको ना, हम इसको नॉन प्री एग्जिस्टिंग भी लेबल नहीं कर सकते ना, यस बिकॉज मैम, ये बात सो भी है। हाँ, सो वी शुड बेटर डील हर एज प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज अनलेस प्रूवन अदरवाइज, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जाके प्रूव हो जाए कि शी इज नॉट डायबिटिक, तब तक हम इसको इट्स बेटर टू टेक हर एज प्री एग्जिस्टिंग, क्योंकि बेहतर है कि हम उसकी वो चीजें और इन्वेस्टिगेशंस पूरी रखें, ठीक है। ओके मैम। मैम अगर पोली या प्री एग्जिस्टिंग में तो ओलिगो के चांसेस होते हैं, माइक्रोवास्कुलर डिजीज है, यस अब इसमें यस, पोली आ गया है और बट ये प्लस ये है तो हार्ड एंड हम फास्ट नहीं है, ज्यादातर। ये बात ओके। इस चीज को कैटेगराइज करने के लिए यूज नहीं हो सकती, ओके मैम। ओके ठीक मैम। है। मैम, चलो अब मैनेज करें यास्मीन पेशेंट। ma'am, first of all, I will counsel the patient regarding the diagnosis, and ma'am, fetal risk, and my aim of management is to improve the quality of the life and to have a good pregnancy outcome and to decrease the fetal-maternal complications. So I will involve the multidisciplinary team involving obstetrician, dietitian, and physician, diabetologist, and also the senior anesthetist. And ma'am, I will manage the patient as inpatient. सॉरी Meanwhile, प्रोफेसर, हाँ बोलते जाओ। ma'am, I will manage the patient as an inpatient. I will admit the patient, and as I have earlier mentioned, that I will involve the multidisciplinary team. So I will involve the dietitian and physician to control her blood sugar levels and monitor her sugar levels at hospital. Teach the patient how to control her blood
pressure and how to monitor her blood sugar and how to monitor her blood sugar at the time of admission and monitor the mother and fetus at the same time. I will give her kick count chart and do her blood pressure monitoring because preeclampsia is another association with the GDM. Monitor her symptoms like short of breath and fetal heart sounds and Good. So her what is your target, and how will you manage her blood sugar levels? Madam, I will take the dermatologist opinion and might she needs need to start insulin on put on insulin and Hmm. in which short acting insulin are NPH also because her postprandial levels are also increased. अच्छा देखो, मेरी बात सुनो अगेन, यू वर वेरी गुड। एक्चुअली जब आप ये आवाज घड़घड़ आप सबकी कुछ डिस्टरबेंस है वॉइस में, जी मैम बैक साइड पे है डिस्टर्बेंस। है ना? आई डोंट नो, ये मैं वही ठीक सॉर्ट आउट करी थी। अच्छा, सो द थिंग इज कि यू वर गुड, यू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल अनएक्सपेक्टेडली। आपने मैनेजमेंट का अनएक्सपेक्टेडली मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वो चीजें, ये वाला जो स्टार्ट है ना, वो तब होता है जब आपने थोड़ी सी वही वाला होमवर्क किया हो, ठीक है? और मैंने आई डोंट थिंक कि अभी आप लोगों की मैनेजमेंट पे इस तरह से अलग से क्लास ली। सो द थिंग इज कि यू स्टार्टेड वेरी वेल कि यस ये इश्यूज है, ये पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करूंगी, ये स्पेशली द कॉम्प्लिकेशंस। मेरे पेशेंट में अब कॉम्प्लिकेशन मजीद नहीं होनी चाहिए, पहले ही एक पेशेंट अब कॉम्प्लिकेशन के साथ आई है। दो तीन चीजें, एक चीज ये कि ये अब इंशाल्लाह बल्कि ऐसा करते हैं, जो अगली क्लास है उसके अंदर सिर्फ मैं आपको ऑप्स के सारे पेशेंट्स की क्विकली मैनेजमेंट की तैयारी कैसे करना है और बोलना कैसे है वो सारा बताऊंगी। So इस patient के अंदर, yes, you will discuss or you will counsel the patient and her husband about the diagnosis and the possible cause for increased liquor around the baby. And you will explain to them about the high risk nature of the pregnancy, and that, and especially the high risk or the possible complications that may be present in the baby. And it seems that the diabetes is the main cause behind all this, right? So your aim will be to control the blood sugar levels strictly so that the polyhydramnios should not continue. And it is a preterm pregnancy as yet. She's at 32 weeks. So your aim is to take her to as close to term as possible, keeping her blood sugar levels normal, preventing her from any possible maternal or fetal complication. अगर इसमें क्विकली आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के नाम तक बोल दो, जैसे प्री टर्म लेबर है और उसके बाद नियोनेटल स्टे एटसेट्रा, तो वो बेहतर होगा। यू विल देन चेक अबाउट द डेक्सा कवर, राइट, कि वो मिला है या नहीं मिला। और उसके बाद आप उसको, यस, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। और अब उसके बाद आप जरा जो 6 लेवल्स आपको दिए उसके ऊपर नजर डालोगे। व्हेन आई सेड दैट हाउ विल यू कंट्रोल हर ब्लड शुगर लेवल्स, तो पहले आप उस पर नजर तो डालो। आप कहोगे कि हर ब्लड शुगर लेवल्स आर इन द हायर लिमिट, हायर रेंज, बट दे आर नॉट लाइक एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं कि 300 या 250 से ऊपर है। तो आप उससे पहले तो डाइट डिस्कस करोगे, ठीक है, पेशेंट के साथ बैठ के। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इजिएस्ट थिंग इन मैनेजमेंट एंड देन गो अहेड विद द फर्दर इंटरवेंशन। आप डायरेक्ट इंटरवेंशन इंसुलिन से शुरू तो नहीं कर देते ना। आप सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज और डाइट की बात करोगे कि डाइट में उसको कितना पता है कि वो क्या क्या ले रही है, क्या पता है जब दोपहर, एंड यू से दैट इन द आफ्टरनून स्पेशली हर शुगर लेवल्स हैव टच्ड 200. So I would like to know exactly what she ate in her lunch, right? हो सकता है उसने लंच में कोई ऐसा फ्रूट खा लिया हो या कोई डिजर्ट ले लिया हो या कुछ ऐसा। तो स्ट्रिक्टली पहले तो आप उसकी डाइट, और इफ यू थिंक कि डाइट पे वो पहले ही काउंसल्ड है, तो फिर यू कैन ऐड वॉक एंड देन यू स्टार्ट विद ओरल हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद अब इसके अंदर स्पेशली मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज योर टारगेट, आपका टारगेट क्या है और हाउ विल कंट्रोल हर ब्लड शुगर लेवल्स। इसके अंदर बिकॉज शी इज अ केस ऑफ पॉलीहाइड्रोएमिया विद डायबिटीज, सो इसके अंदर जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि 1 hour आफ्टर मील जो है वो 140 से कम हो, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट डायबिटीज। शी इज एट 32 वीक्स एंड फंडल हाइट हैज ऑलरेडी रीच्ड एट 36 वीक्स। टर्म तक जाके क्या इसका फंडल हाइट पता नहीं कितनी पहुंच जाएगी, मतलब कितना को डिस्टेंड हो जाएगा एब्डोमेन, राइट? वी हैव टू कंट्रोल दिस इंक्रीज लाइकर। उसके लिए हमारा जो टारगेट और ब्लड शुगर लेवल इस केस में हो जाता है वो 1 hour आफ्टर मील 110 या 120 से ऊपर तो उसकी जानी नहीं चाहिए।
ठीक है, सो शी नीड्स ट्रीटमेंट एग्रेसिवली. डाइट एक्सरसाइज के बाद you can start her with glucophage, a higher dose of glucophage, but at the same time you'll say that although her blood sugar levels are in the higher limit, not reaching beyond 200 in most of the time during the day, but even then my target of blood sugar level is 110 or 120 1 hour after meal, so that her polyhydramnios is also treated at the same time. And for this reason, I would like to start her with the oral hypoglycemic or even insulin, because I have to be very strict about the blood sugar levels, क्योंकि like अब patient मेरे पास आ गया तो अब लाइकर बढ़ना नहीं चाहिए, right? So मैम इसमें this should हम be the approach. डाइट और एक्सरसाइज के बाद इंसुलिन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, पहले ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, क्या पता डाइट एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से ही उसका हो जाए. She is in the hospital. You can keep her in the hospital because she's already a complicated case of diabetes with pregnancy. So आपने उसको करके and then you'll see if what effect occurs with after the glucose and after the glucophage and also the diet and exercise. Or but she's a candidate for insulin. There are बहुत ज़्यादा chances that you'll have to start insulin in her because your target blood sugar levels are lower here in this case. जी फरत. मैम मेरा ये क्वेश्चन है, वैसे हमारा जो है आफ्टर लंच जो टारगेट लेवल है वो लेस देन 140 होना चाहिए, बट इन माय पेशेंट देयर इज मैक्रोसोमिया एंड पोली, दैट्स व्हाई टारगेट लेवल Yes. इज 120 and 110 ड्यू टू क्योंकि वो अग्रेसिव ट्रीटमेंट फर्दर यस लाइक इट इज वो नॉट नहीं, वो इंक्रीज. ट्रीट भी तो करना है ना. अगर आप उसके शुगर लेवल्स आपके इस केस में कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डायबिटीज में आपका टारगेटेड लेवल कम्स बिलो 140, डेफिनेटली आपका टारगेट लेवल 120 या 110 से कम है 1 hour आफ्टर मील, फिर ये मैक्रोसोमिया या पॉलीट्रीट होगा. ओके मैम, Yeah? ओके. इसके लिए आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है. शी इज नॉट जस्ट अ केस ऑफ डिरेल्ड ब्लड शुगर लेवल्स इन प्रेगनेंसी. शी इज अ केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड complication because of the derailed blood sugar levels in pregnancy. ठीक है, so try to understand this और इसको इसमें फर्क लाओ complicated diabetes और only diabetes in pregnancy में. So as this is a complicated case of diabetes in pregnancy, so your management should be more aggressive in this case. ठीक है. तो मैम हम इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि Yes, गाइडलाइन yes. में. जी मैम. बिल्कुल. But how are you going to convey this to the examiner? Don't say insulin directly. Start off with diet, exercise, oral hypoglycemics, and then justify first that she's a complicated case of diabetes in pregnancy. That is why I need to start insulin. अगर आप स्टार्ट ही करो, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आपकी क्या मैनेजमेंट होगी, हाउ विल यू कंट्रोल हर ब्लड शुगर लेवल्स, एंड यू स्टार्ट ऑफ विद इंसुलिन डायरेक्टली, ये ठीक तरीका नहीं है. ठीक है. जी मैम. ठीक है, मैं आप लोग के क्वेश्चंस पढ़ी हूँ. चैट पे किसी ने क्वेश्चन किया कि लार्ज फॉर डे नहीं, हाँ, लार्ज जेस्टेशनल एज एंड मैक्रोसोमिया आर द सेम. नो, लार्ज फॉर डेट से लार्ज जेस्टेशनल एज एंड मैक्रोसोमिया इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर लार्ज जेस्टेशनल एज, राइट. उसके अंदर वो सारा डीडी जो हमें भी अस्मीन ने बताया वो सारा उसमें आएगा. सो मैक्रोसोमिया इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर एलजी. और बाकी क्वेश्चंस आप लोग बेशक हैंड जी. अस्का. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी. अच्छा मैम, ये कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू डू ओजीटीटी इन established diabetes mellitus with complication like this case which is of Yes. polyhydramnios. So True. is this true? Yes ma'am. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, जो अब ओजीटीटी, एक बात तो ये कि करना किस किस में कब कब करना है, वी ऑल नो द रिस्क फैक्टर्स जिस जिसमें ओजीटीटी करना है, वो लिस्ट आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है, राइट. फैमिली हिस्ट्री, एजियन एथनिसिटी, प्रीवियस मैक्रोसोमिया, प्रीवियस डायबिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा आपको प्रीवियस कोई नॉर्मल फैमिलीज, वो सारा आपको पता है ओजीटीटी का, कि आपने 24 से 28 वीक्स में ओजीटीटी कराना है. किस में अर्ली कराना है, डेफिनेटली उसमें जिसमें प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री हो, क्या कहते हैं इसकी डायबिटीज की, उसमें आप अर्ली करा लेते हो. ठीक है. अच्छा, अब लेकिन अगर एक पेशेंट प्रेजेंट किया है आपके पास विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, तो उसके अंदर आप पहले तो खाली 1 hour आफ्टर मील की ही चेक कर लो, या फास्टिंग और 1 hour आफ्टर मील की ही चेक कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली इफ शी इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डायबिटीज,
उसके अंदर तो फिर अगर आप उसे 75 ग्राम शुगर पिला दोगे तो वो और ज्यादा उसकी शुगर बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा ना। सो यू मे डायरेक्टली नीड द 6 ब्लड शुगर लेवल्स ओनली। इस जी केस जी में मैम। उन्होंने ओजीटीटी मांगा, मैंने बता दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि इस केस में शी वाज नॉट अ केस ऑफ डायबिटीज ओनली, राइट। पॉलीहाइड्रोएमनियोस जरूरी नहीं कि सिर्फ डायबिटीज की वजह से ही हो। अगर कोई पॉली के साथ आता है या लार्ज फॉर डेट्स के साथ आता है तो उसके अंदर आप ओजीटीटी बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप फर्दर डिसाइड कर सकते हो कि 6 लेवल्स करने हैं या नहीं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि पेशेंट पॉली के साथ आई है और उस वक्त की 1 आवर आफ्टर मील की वैल्यू उसकी फिर भी ठीक आ जाती है, और फिर आप ओवरलुक कर जाओ डायबिटीज को, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। तो यस, जीटीटी एक डायग्नोस्टिक वैल्यू है जो स्क्रीनिंग टेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? ठीक है मैम। जी। फास्टिंग, जी बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैम बस हस्का ने भी हैंड रेज ही किया हुआ है जी। ग्लूकोज लेवल जो है कंट्रोल में आ जाए और फीटोमेटर्नल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम पेशेंट को हाँ डिपार्टमेंट पे मॉनिटर कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। बिल्कुल। और उसकी पूरी देन विल monitoring सेंड हर होम, एंड ऑब्वियसली बिफोर सेंडिंग होम किसी भी ऑप्स के पेशेंट को घर भेजने से पहले 2-3 चीजें हम जरूर बोलते हैं, उसकी अपनी अवेयरनेस, उसका कंप्लायंस, उसका नॉलेज। कई पेशेंट पढ़े लिखे होके भी नहीं इतने कंप्लायंट होते, और दे डोंट नो एग्जैक्टली कि डाइट का क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो सारी चीजें रूल आउट करते हैं। देन वी सेंड हर होम, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हम उसको 2 वीकली भी बुला सकते हैं। इस केस में यस, वीकली इज बेटर, बिकॉज हम उसका पॉलीहाइड्रोएमनियास का अल्ट्रासाउंड भी वीकली करा के देखेंगे कि उसका पॉली बढ़ तो नहीं रहा या किस लेवल तक गया है। एंड देन अकॉर्डिंगली वी वुड लाइक टू टेक हर टू एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, एटलीस्ट 37 वीक्स, बेटर इफ टिल 38 वीक्स। 38 वीक से ऊपर हम इसको नहीं लेके जाएंगे। एंड देन विल, इसका तो खैर प्रीवियस 2 है, तो ऑब्वियसली आफ्टर ब्लड अरेंजमेंट एंड ऑल वील गो अहेड विद द प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन। और मैम ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन जो है 1 आवरली हमने शुगर लेवल चेक करनी होती है या हाफ आवरली? ये हर एक का अपना प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से आपने करना है। कुछ पेशेंट कुछ तो बिल्कुल 1 आवरली करते हैं, कुछ हाफ आवरली, बट इट्स बेटर कि आप शुरू में 2-3 लेवल्स या 4 लेवल्स 1 आवरली कर लो, उसके बाद 4 आवरली कर लो, एंड देन टीडीएस। सो इट इज लाइक दैट। और बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ब्लड शुगर लेवल्स के वो क्या आ रही हैं पेशेंट के, तो अकॉर्डिंगली आप फिर अगर स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन लगाना पड़ रहा है तो फिर आप अकॉर्डिंगली फिर करते हो। ठीक है? सो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत मैटर करते हैं। जी मैम। ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सारे एक क्विकली, मेरा ये आइडिया है कि वील डू द मैनेजमेंट प्लान ऑफ ऑल द पेशेंट्स, राइट? अगर आप लोगों ने कुछ और करना हो, डू लेट मी मैम नो। वो सिनेरियोज रख लें और उस मतलब डिफरेंट केसेस के सिनेरियो और उनकी मैनेजमेंट हमें कैसे एंड बेटर हाउ टू करनी है। फॉर्मुलेट द मैनेजमेंट प्लान, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मेजोरिटी कैंडिडेट्स जब तक एग्जाम तक जाते हैं तो दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जब वो मैनेजमेंट बताना शुरू करते हैं तो वो कंफ्यूज से हो जाते हैं, राइट? सो एंड दे स्टार्ट मिसिंग थिंग्स। सो वो मैं आपको एक पूरा एक फॉर्मूला सा बता दूंगी, सो दैट यू शुड नॉट मिस लिटिल थिंग्स इन अ पेशेंट, ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो ना उसमें। ठीक है?